जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो का विषय है दो तीन बातें हैं, उसमें बात करते हैं ऑफिस मेमोरेंडम फॉर सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी। एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है जिसके अंदर सीए और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करने वालों के लिए पूर्व सैनिकों के लिए क्लेम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो है नया सिस्टम बदली हुआ है, इसके लिए बारे में बात करते हैं। दूसरा है 23 अप्रैल 25 को 8th CPC में हो सकते हैं TORs फाइनल, वो लेटर है, उसके लिए वो बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन ने NCGSM को मीटिंग में शामिल होने के लिए लेटर लिखा है और पेंशन अकाउंट ही फैमिली पेंशन में चालू रखा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी जो है पेंशन अकाउंट है वो अपना फैमिली के साथ में ज्वाइंट जिसने कर लिया है ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, बाद में जब फैमिली पेंशन बनेगी तो उसी अकाउंट में बनेगी, दूसरा अकाउंट नहीं खोला जाएगा। तो ये बात करते हैं इसके लिए। तो देखते हैं, अभी अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो साथियों ये है, देखो एक ऑफिस मेमोरेंडम जाहिर हुआ है, नंबर ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ब्लॉक 4 ओल्ड JNU कैंपस न्यू दिल्ली। डेट जो है 14 मार्च को अभी हाल ही में हुआ था ये। तो ऑफिस मेमोरेंडम क्या है, रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, CEA जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है हम लोग क्लेम करते रहते हैं। आप लोगों ने सभी ने किया है CEA क्लेम और अभी कर भी रहे हैं लोग। और हॉस्टल सब्सिडी इन अकॉर्डेंस विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो रही है देश में। अभी ये 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, लेकिन उसको लागू करने के लिए समय दिया गया था। तो अभी जो है इस साल से ये लागू हो रही है, तो गवर्नमेंट ने इस साल से इसको लागू कर दिया है। तो उसके लिए जो आप कितना CA क्लेम कर सकते हैं और कितना हॉस्टल सब्सिडी, तो ध्यान दो। अभी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, कीपिंग इन व्यू द NEP 2020 द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन हैव बीन कैरिड आउट इन पैरा 2P ऑफ OM नंबर A2012/02/2017। तो ये इसके अनुसार 17 डेट इसके अनुसार जो पैराग्राफ है उसमें चेंज कर दिया गया है। जो 2018 का पैराग्राफ था उसमें बदली कर दिया गया है। तो उसमें क्या बदली किया है, अभी बोल रहे हैं कि द CA एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टैंडिंग फॉर 3 क्लासेज 1 to 12, मतलब पहली क्लास से, और पहले CA होता था 1 से लेकर के 12 तक, 12 साल का। अभी जो है आपको 3 साल एक्स्ट्रा CA मिलेगा, वो जो है पहली क्लास से पहले ही LKG UKG इसके अंदर जो है प्री नर्सरी LKG UKG इसका 3 साल का जो CA है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप ध्यान देना, अगर किसी के छोटे बच्चे हैं तो वो अगर LKG UKG में पढ़ रहे हैं तो वो भी जो है अभी CA क्लेम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा हो गया ये 3 साल के अलावा। और क्या हो गया इसमें देखिए, रेस्पेक्टिव, हाँ, नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लास जो है, एंड आल्सो फॉर इनिशियल 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स भी इसमें इंक्लूड है, जो कि पॉलिटेक्निक अगर कोई बच्चा कर रहा है 10वीं के बाद में, ITI कर रहा है या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी CA लागू हो गया है। और हॉस्टल सब्सिडी इफ द चिल्ड्रन परस्यूज द कोर्स आफ्टर पासिंग 10th क्लास, 10th के पास में अगर ये कोर्स कर रहे हैं तो उनको भी CA और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड CA हॉस्टल सब्सिडी रिस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड फॉर स्टडी 11th 12th। तो इस प्रकार से जो है ये CA को लागू किया गया है। इसमें फर्दर इट हैज आल्सो बीन डिसाइड टू ग्रांट 1 टाइम रिलैक्सेशन, और 1 टाइम रिलैक्सेशन और दे दिया गया है इसमें CA हॉस्टल सब्सिडी के लिए। क्या कि अगर मान लो कोई, जैसे कोई बच्चा 12वीं में हो गया है, लेकिन उसकी एज, क्योंकि यहाँ पर जो है एज लिमिट कर दिया गया है कि इतनी साल का बच्चा जो है इतने साल तक
12वीं में होना चाहिए और इतने साल तक 10वीं में। और मान लो कोई बच्चा 12वीं अपनी एज से पहले ही, उम्र जो लागू है उससे पहले उसने कर ली, तो 1 साल और एक्स्ट्रा कर सकता है वो, तो किसी उस क्लास को दोबारा से, तो उसका भी सीए उसको या सब वोटर सब्सिडी मिलेगी। तो ये थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। दूसरा है साथियों कि अभी जो है सीए का देखो, बहुत से जो लोगों ने क्लेम किया है उनको आया भी है। इनको एक बच्चे का 12,000 रुपया आया है, इनको 2 बच्चे का 24,000 रुपया आया है। तो इस प्रकार से आप भी जो अपना सीए क्लेम कर सकते हैं। अगला है 8वें वेतन आयोग पर अपडेट। एनसीजेसीएम की स्थायी समिति की बैठक 23 अप्रैल को होगी। पिछली बैठक में क्या हुआ इसके बारे में बात है। तो जो है यह है 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से निश्चित अपडेट नहीं मिलने के बीच राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद एनसीजेसीएम की स्थायी समिति की अगली बैठक 23 अप्रैल 2025 को होगी। बैठक के संबंध में जेसीएम के उप सचिव द्वारा स्थायी समिति के सदस्यों और एनसीजेसीएम स्टाफ पक्ष को 24 मार्च 2025 को लिखे गए पत्र में चर्चा के लिए कोई एजेंडा निर्दिष्ट नहीं किया गया। हालांकि हाल ही में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से अनुमान लगाया गया है कि नए वेतन आयोग और उनके सदस्यों की शर्तों पर अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसी महीने लिया जा सकता है। लेकिन एनसीजेसीएम की स्थायी समिति की 23 अप्रैल को होने वाली बैठक में थोड़ी देरी से संकेत मिल रहे हैं। पिछले महीने बैठक में क्या हुआ था, एनसीजेसीएम की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष और अन्य सदस्यों की अंतिम बैठक 10 फरवरी को हुई थी। एनसीजेसीएम की स्थायी समिति अभी तक 8वें सीपीसी के लिए संदर्भ की शर्तों पर सहमति तक नहीं पहुंच पाई है। स्थायी समिति द्वारा शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन्हें समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद 8वें सीपीसी गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों ये है, देखो ये लेटर भी है, ये लेटर दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने और दिया है श्री गोपाल शिव मिश्रा को सेक्रेटरी स्टाफ साइड से नेशनल। और उन्होंने मीटिंग के लिए एजेंडा बताया है। ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम एज पर द लिस्ट अटैच्ड। ये मीटिंग है स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम की। ये क्या है 23 तारीख को 23 अप्रैल को है, चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी के अंडर में। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि इसके अंदर जो है हो सकता है कि अभी वो फाइनल हो जाए। सर आई एम डायरेक्टेड टू से दैट द 63 मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम विल बी हेल्ड एट 11 AM on 23 April 2025 Wednesday under the chairmanship Secretary P Civil Services ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट CSIO। इसके यहाँ पर जो है न्यू दिल्ली मार्ग में यहाँ पर जो है मीटिंग होगी। तो उन्होंने बोला यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस मीटिंग के अंदर अटेंड करें। तो इस प्रकार से जो है 23 तारीख को जो है कुछ ना कुछ इसमें फाइनल होने की संभावना है। तो ये जो है शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, इनकी मीटिंग जो होती रहती है इनके साथ में, और वो ये जो एजेंडा कर देते हैं वही एजेंडा सरकार जो है आगे जाकर के पेश करती है। तो दिल्ली अगला समाचार है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में बुजुर्ग पूर्व सैनिक था बुजुर्ग, उसकी मदद के लिए गुहार। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई है ये, और इसमें जो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर से वायरल हो रही है जिसमें जो है देखो साथियों कि क्या है, कितना है जो जिस सैनिक ने पूरी ज़िंदगी अपनी सेना के अंदर बिता दी, उसने लड़ाइयाँ भी लड़ी है 1965 की और 1971 की, लेकिन अब बुढ़ापे के अंदर उसको क्या परिणाम मिल रहे हैं इसके बारे में किस प्रकार से उसकी हालत है। तो इसके लिए जो है सोचने की आवश्यकता है हमारे देश को भी, समाज को भी, कि भाई क्या सैनिकों की यही ज़िंदगी है। क्योंकि जब जवानी पूरी ख़त्म हो जाती है सेना के अंदर रहते और जब सिविल में आने के बाद में सब कुछ जो है उस पर हो जाता है। तो ये है सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें जो है एक बुजुर्ग जो है कनॉट प्लेस में एक पोस्टर लिए खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये पोस्टर जो है इसमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। पोस्टर में लिखा है कि वह एक पूर्व सैनिक है और उन्होंने 1965 और 1971 में युद्धों में हिस्सा लिया था। हाल ही में उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और उन्होंने लोगों से मदद की अपील की है। इस फ़ोटो को देखने के बाद लोगों ने हैरानी जताई है। इस फोटो के बाद लोगों ने रिएक्शन भी देखने को लोगों को मिल रहे हैं। तो साथियों बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पूर्व सैनिकों को जो इलाज मिल रहा है ECHS के द्वारा, एक तो अज्ञानता के कारण, नॉलेज के कारण जो है
सभी उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और क्योंकि उसके अंदर प्रोसेस बहुत तक ज़्यादा है। अब जो है मान लो कि किसी ने दवाई लिख भी दी, वो दवाइयाँ लिख दी, तो उसके बाद जो है वो दवाई लेने के लिए भी पेमेंट में पहले देना पड़ता है, उसके बाद क्लेम करना पड़ता है, और वो क्लेम भी कई दिनों तक नहीं आता है, और जिसको जानकारी नहीं होते है तो वो सही ढंग से क्लेम भी नहीं कर पाता है। तो ये देखो इन्होंने 1965 और 1971 में जो युद्ध भी लड़े हैं, और उसके बाद जो है युद्धों में हिस्सा लिया है, और ECHS के द्वारा जो है बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि मुझे किस प्रकार से कहाँ, और जो अगर चले भी जाते हैं तो बहुत से हॉस्पिटल जो है उनको बेवकूफ़ बना के घुमाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी समस्याएं आती हैं पूर्व सैनिकों को, और इसलिए इन्होंने गुहार लगाई है समाज से कि भाई जो है अब इनकी हालत ही देख रहे हैं आप लोग कि लगता नहीं कि पूर्व सैनिक की हालत इतनी ख़राब हो सकती है। सरकार और समाज को उठाने होंगे ठोस कदम। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पूर्व सैनिकों और बुजुर्गों की स्थिति कैसी है, और क्या उन्हें सरकार से प्राप्त सहयोग मिल रहा है। देश के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने वाले सैनिकों को ऐसी हालात में मदद मिलनी चाहिए। सरकार और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों को उचित मदद मिले, ताकि उन्हें सड़क पर मदद मांगने की नौबत ना आए। ये अपने आप फोटो अपने आप में मार्मिक है। तो साथियों एक ये है पूर्व सैनिक का। दूसरा है कि अभी RBI ने जो है बैंकों से कहा है कि भाई जो पेंशनर्स का जिनका अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट होता है, तो इसलिए अच्छा है कि सभी पेंशनर जो है अपना ज्वाइंट अकाउंट खोल के रखें, क्योंकि संयुक्त खाता जारी रखें। अभी RBI ने बोल दिया है कि उस पहले क्या होता था कि पेंशनर का जो अकाउंट होता था वो बंद करवा देते थे, और उसके अलग जो है फैमिली पेंशन जो वाइफ लेती थी उसके लिए दोबारा से अकाउंट खोलना पड़ता था। तो इसके लिए RBI ने अभी जो है इसको मना कर दिया है कि भाई आप जो है जो अकाउंट खुला हुआ है क्यों जो फैमिली पेंशन के लिए उनको परेशान करते हो, तो संयुक्त खाता जारी रखें, उसी खाते को जारी रखें, और उसी में उनकी पेंशन जाती रहेगी। सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी कर दी जाए। तो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र जीवन साथी उत्तरजीवी होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मंगलवार को कहा कि बैंकों में संयुक्त खाता केंद्र सरकार के पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद भी जारी रखा जा सकता है, बशर्ते कि पति या पत्नी जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं उत्तरजीवी हों। मान लो किसी की वाइफ जो है अगर वो जीवित है और जो पेंशन ले रहा है वो एक्सपायर कर गया है, तो उसका वही खाता चलेगा, उसी अकाउंट में उसकी पेंशन आती रहेगी। RBI ने सरकारी पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों FQ में कहा कि बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशन भोगी के मामले में नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए। पारिवारिक पेंशन को मौजूदा खाते में जमा किया जाना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्रों की पावती का उल्लेख करते हुए RBI ने कहा कि बैंक शाखाओं में जमा किए गए जीवन प्रमाण पत्रों के गुम हो जाने की शिकायतें मिली हैं, जिससे मासिक पेंशन के भुगतान में देरी हो रही है। उसमें कहा गया है कि पेंशन भोगियों की परेशानियों को कम करने के लिए बैंकों को जीवन प्रमाण पत्र करके विधिवत हस्तांतरित पावती अनिवार्य रूप से जारी करने के लिए कहा गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है साथियों, जब ये सप्रस के अंदर नहीं था और बैंक में था तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं बिल्कुल जीवन प्रमाण पत्र जमा करके आया और देखा कि बाद में पेंशन नहीं आई। जब मैं गया कि बैंक में पूछा कि भाई मैं तो नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर गया था, तो बोला कोई बात नहीं, आप दोबारा भर दो फिर आ जाएगी पेंशन। तो ये हालत था उसमें। तो साथियों उनसे ये भी अनुरोध है, क्या अभी क्या गया कि जब जो जीवन प्रमाण पत्र देते हैं तो वो जो है अपना एक उनसे रिसिप्ट ले लें कि भाई मैंने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दिया है। उनसे ये भी अनुरोध किया गया है कि जीवन प्रमाण पत्र की प्राप्ति को कोर बैंकिंग सिस्टम CBS में दर्ज करने तथा सिस्टम जनरेटेड पावती जमा करने पर विचार करें। इससे पावती के साथ साथ रिकॉर्ड का वास्तविक समय पर उद्यतनीकरण हो जाएगा। RBI ने कहा है कि बैंक पेंशन भोगियों द्वारा प्रस्तुत डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल पावती भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये साथियों था आज के इसमें। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में इतने ही है। तो भेजता रहूँ तो मैं आपके पास कोई ना कोई न्यूज़ जो भी मेरे को मिलता है। तो अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी एक दूसरे समाचार के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।